इसलिए नींद के समय आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर को छोड़कर हायर सेल्फ से जुड़ जाता है, या तो आवश्यक सूचना देने के लिए या आदेश और सूचना पाने के लिए। फ्रेंच भाषा में पुरानी कहावत है, नाइट ब्रिंग्स काउंसिल। ये कहावत सबके अनुभव से निकली है। सालों के अंतराल में लोगों ने ध्यान दिया कि सुबह जागने पर अक्सर उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता था। कभी ऐसा होता है और कभी नहीं। अगर समाधान हायर सेल्फ के लिए लाभदायक हो तो आप निश्चित हो सकते हैं कि वो आपको बताया जाएगा, और अगर नहीं तो आपकी प्रतीक्षा बेकार जाएगी। अब वे लोग जो अति विकसित और विशिष्ट अभ्यासों से अपने सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर से पृथक कर सकते हैं, उस प्रकाश को देख पाएंगे। रुपहली नीली डोरी को जैसी स्वयं आपने देखी, जो भौतिक शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ती है। उनके सूक्ष्म शरीर ऐसे हैं जो वियोग के समय में देखे जा सकते हैं। यही वे इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं और डोरी को दृश्य बनाते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप वो समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, और आप मेरी बात समझ चुके हैं। अब मुझे शोर के खतरे बताकर अपनी बात समाप्त करने दीजिए। शोर सीधे आपके सूक्ष्म शरीर के इलेक्ट्रॉनों पर आक्रमण करके पैरासाइट का निर्माण करता है। अगर रेडियो और टेलीविज़न की भाषा में कहें तो अगर आप एक टेलीविज़न स्क्रीन देख रहे हैं और वहाँ सफ़ेद धब्बे दिखते हैं, तो ये संकेत है कि एक नन्हा पैरासाइट काम पर है। ऐसे ही अगर कोई आपके घर के बगल में इलेक्ट्रिक यंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो आपके स्क्रीन पर वो बड़ा पैरासाइट दिखाई देगा जो इमेज को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ऐसा ही सूक्ष्म शरीर के साथ होता है, लेकिन दुर्भाग्य से आप इसे समझ नहीं पाते उस तरह जिस तरह टेलीविज़न स्क्रीन पर समझ पाते हैं। और ये बदतर है, क्योंकि शोर आपके इलेक्ट्रॉनों को नुकसान पहुंचाता है। पर फिर भी लोग कहते हैं, ओह हम तो इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। आपका मस्तिष्क तनाव में आ जाता है अगर कहें तो, और आपकी साइकी अपने बचाव के लिए काम करने लगती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं। एक पैरासाइट इसके इलेक्ट्रॉनों पर आक्रमण कर देता है, जो बेशक आपके हायर सेल्फ के लिए घातक दूरगामी परिणाम लाता है। जो ध्वनियाँ आपके कानों में पहुँचती हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक विशेष प्रकार का संगीत आपको हर्षोल्लास की ऊंचाई पर ले जा सकता है, जबकि दूसरा, हालांकि सुंदर हो, आप पर कोई प्रभाव नहीं डालता या शायद आपको चिड़चिड़ा कर देता है। एक प्रयोग करते हैं, एक वायलिन, पियानो या बांसुरी के संगीत का अंश जिसे आप पसंद करते हैं, लेकिन लेकर उसे इतनी ज़ोर से बजाइए जितना संभव हो। आपके कानों के पर्दे पर कष्ट उतना नहीं होगा जितना आपके अंदर अनुभव होगा। पृथ्वी पर आपके अधिकतर साथी सोचते हैं कि शोर प्रदूषण नगण्य चिंता का विषय है, लेकिन एक मोटर बाइक के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले शोर का प्रदूषण उससे निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से 3 गुना से 4 गुना अधिक खतरनाक होता है। जबकि फ्यूम आपके गले और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, शोर आपके सूक्ष्म शरीर को। पर कोई सूक्ष्म शरीर का चित्र नहीं खींच सका है, और इसलिए लोग इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आपके पृथ्वीवासी प्रमाण पसंद करते हैं। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो निष्ठावान हैं और जिन्होंने आत्माओं को देखने का दावा किया है। मैं धोखेबाजों की बात नहीं कर रही हूँ। जो उन्होंने देखा है वो वास्तव में वे 19% इलेक्ट्रॉन हैं जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद 3 दिन में अलग हो जाते हैं। वास्तव में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही आकृति निर्मित करते हैं जैसी भौतिक शरीर की थी। कभी कभी प्रकृति द्वारा दोबारा प्रयोग किए जाने से पहले वे वैकेंट यानी रिक्त होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी मेमोरी होती है, और जिन स्थानों से वे परिचित होते हैं वे वहाँ लौट जाते हैं जहाँ उन्हें लगाव या नफरत होती है। नफरत? हाँ, लेकिन आपको एक नहीं 2 किताबें लिखनी होंगी अगर हमने इस विषय पर विस्तार से आपको बताया तो। क्या आप मेरा भविष्य देख सकती हैं? आप पक्के तौर पर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप वे काम कर सकती हैं जो बहुत अधिक कठिन होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। हम आपके पूरे जीवन का प्रीव्यू कर चुके हैं, आपके इस भौतिक शरीर की मृत्यु तक का। मैं कब मरूंगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसलिए आप क्यों पूछ रहे हैं? भविष्य को जानना बहुत बुरा है, और जो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं वे दोहरी गलती करते हैं। पहले ये कि भविष्यवक्ता कोई ढोंगी हो सकता है, और दूसरा ये कि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा होता तो प्रकृति ज्ञान को विस्मृत नहीं होने देती। बहुत से लोग तारों के प्रभाव में विश्वास रखते हैं और ज्योतिष के सिद्धांतों का पालन करते हैं। आपका उस विषय पर क्या कहना है? ताओ ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो मुस्का दी।
पूरी वापसी यात्रा पहली यात्रा जैसे ही थी। हम कहीं नहीं रुके, लेकिन मैं फिर से सूर्यों, धूमकेतुओं, ग्रहों और रंगों के सौंदर्य का आनंद ले रहा था। जब मैंने ताओ से पूछा कि क्या मुझे समानांतर ब्रह्मांड के नियम से फिर से वापस यहाँ लाया जाएगा, उसने स्वीकृति में उत्तर दिया। मैं हैरान था कि क्यों, और उसने मुझे बताया कि यह सबसे अच्छा तरीका है जिसमें उन्हें देखने वालों की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे अपने बगीचे में ठीक 9 दिन के बाद फिर से छोड़ दिया गया, और एक बार फिर आधी रात में। मैं ये उपसंहार जोड़ रहा हूँ अपनी मुख्य लिपि में, जिसे मैंने 3 वर्ष पहले पूरा किया था। उन 3 सालों में मैंने उस लिपि को प्रकाशित करने का असफल प्रयास किया, जब तक मैं अराफुरा प्रकाशन से नहीं मिला, जिन्होंने इस विचित्र कथा को प्रकाशित करने का साहस किया। मेरे लिए यह कठिन था, मेरी अपेक्षा के विपरीत। ताओ ने मेरे लिए कोई प्रतीक नहीं छोड़ा था। मेरे पास कोई संपर्क नहीं था, टेलीपैथी या भौतिक। एक दिन कैंस में एक विचित्र साये के सिवाय, जिसका निश्चय ही उद्देश्य था यह सिद्ध करना कि मैं अभी भी निगरानी में था, लेकिन कोई संदेश नहीं दिया गया। मैं अब समझ रहा हूँ कि प्रकाशक मिलने में देरी पूर्व नियोजित थी। इसलिए एक सहज घटनाक्रम के तहत ताओ ने केवल 2 महीने के लिए मेरी पुस्तक को उपयुक्त प्रकाशक के ध्यान में लाने के लिए। वे लोग, ताओ और उसके साथी, ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि 3 वर्ष पहले दुनिया इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि अब है। यह पहले अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं। उनको जानने के बाद, जैसे कि मैं जानता हूँ, वे लोग घटनाओं को एक सेकंड तक सही होने दे सकते हैं, और अगर उन्हें लगे कि कुछ सेकंड बाद उसका प्रभाव अधिक हो तो। उन 3 सालों में मैंने कुछ मित्रों और परिचितों को हस्तलिपि पढ़ने दी, और तब मुझे पूरी तरह से समझ में आया कि वे क्यों चाहते थे कि मैं यह किताब लिखूं, और क्यों वे मुझे भौतिक शरीर से अपने ग्रह पर साथ लेकर गए थे। मैं भौतिक शब्द पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों की प्रतिक्रिया थी, आपने सपना देखा होगा, आपने सपनों की कोई श्रृंखला देखी होगी। उनकी प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, जिसने भी हस्तलिपि पढ़ी वो इसके कंटेंट से उत्तेजित हुआ। 3 तरह के पाठक होते हैं। पहले, जो सबसे अधिक हैं, उन्होंने कहा कि वे अब भी विश्वास नहीं करते कि मैं दूसरे ग्रह पर गया, लेकिन स्वीकार किया कि पुस्तक ने उन्हें आंदोलित किया। हर हाल में उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह सब सच में हुआ या नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो है इसमें निहित सशक्त संदेश। दूसरे हैं पहले से अविश्वासी, जिन्होंने 3 बार पुस्तक को पढ़ा लगातार, और कहानी की सच्चाई से और लेखक के सही होने पर आश्वस्त हो गए। तीसरे, जो पहले से ही उन्नत हैं और शुरू से ही जानते हैं कि ये सत्य कथा है। मैं परंतु पाठकों को एक परामर्श देने के लिए बाध्य हूँ। इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। 15 लोग जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, प्रत्येक के पास कुछ न कुछ महत्वपूर्ण था, और सब ने इसके विषय में मुझसे बहुत से प्रश्न किए। मेरी एक मित्र फ्रांस के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वो 3 बार इसे पढ़ चुकी हैं और अपने बेड के साथ की मेज़ पर इसे रखती हैं। मैं उससे इसे जोड़ सकता हूँ। फिर भी मुझे एक मित्र से प्रतिक्रिया सौभाग्य से केवल एक से प्राप्त हुई है, जिसने मुझे उखाड़ सा दिया है। उसने मुझसे पूछा, उदाहरण के लिए, कि क्या वो विमान बोल्ट और रिवेट से जुड़ा था, और क्या यहोवा पर टेलीग्राफ के खंभे लगे थे। मैं सिफारिश करता हूँ कि वो फिर से हस्तलिपि को पढ़ें। उसका दूसरा रिमार्क था कि पुस्तक में विमानों, ग्रहों के बीच मिसाइलों व घातक शस्त्रों से और अधिक युद्ध का वर्णन होना चाहिए था। ऐसी ही बातें लोगों को वास्तव में पसंद आती हैं, उसने कहा। मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। इस बार मैं नहीं सोचता कि मेरा मित्र इस पुस्तक को समझने में समर्थ है, इसलिए उसे कुछ और पढ़ना चाहिए। वो अभी इसे पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा अकेला नहीं है। अगर आप पाठक ये आशा करते हैं कि अंतरिक्ष के युद्ध, खून, सेक्स व हिंसा, ग्रहों के फटने और उनसे दैत्यों के निकलने से आप उत्तेजित होते, तो मुझे खेद है कि आपने अपना समय और धन बर्बाद किया। आपको इसके स्थान पर एक साइंस फिक्शन उपन्यास खरीदना चाहिए था। आपको प्रस्तावना में ही चेताया गया था। मैं जोर देता हूँ कि अब जब आप जान गए हैं कि ये एक साइंस फिक्शन नहीं है, इसे फिर से पढ़ें, अलग मना स्थिति से, यानी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ, जिससे आपका समय व्यर्थ न जाए। इसके विपरीत, जो धन आपने खर्च किया, उसके बदले में आपको जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा, एक आध्यात्मिक, न कि भौतिक उपहार। क्या वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? उन लोगों से जिन्होंने पहले ही हस्तलिपि को पढ़ लिया है, मुझे धर्म और विशेषकर ईसाई धर्म के विषय में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इस विषय पर अपने विचार देने के लिए बाध्य हूँ। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, विशेषकर ईसाई धर्म के, और बाइबल में की गई शुद्धियों से आपको आघात पहुँचा है, विशेषकर क्राइस्ट की सच्चाई के विषय में, जो क्रॉस पर लटकाए जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो मुझे खेद है। लेकिन फिर भी मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि इस पुस्तक को किसी भी धर्म की आलोचना करने के विचार से नहीं लिखा गया था,
और ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, बल्कि प्रधान ताओरी के शब्द हैं, जिसको विस्तार से मुझे ताओ ने बताया। उन्होंने चाहा कि मैं संक्षेप में ये सब लिखूं जो मुझे बताया गया था और मैं कोई परिवर्तन ना करूं। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया है। मैंने ताओ के साथ और भी वार्तालाप किया था जो इस पुस्तक में नहीं है। विश्वास कीजिए, ये लोग विकास में हमसे कहीं श्रेष्ठतर हैं हर प्रकार से। मैंने वो सब सीखा है जो इस पुस्तक में लिखी बातों से और भी अधिक अविश्वसनीय है, लेकिन मुझे उन पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि अभी हम लोग उस ज्ञान को समझने के लिए योग्य नहीं हुए हैं। मैं फिर भी उपसंहार के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में पाठकों को चेतावनी देनी चाहिए। मैंने पहले ही पुस्तक के विषय में कुछ टीका टिप्पणियाँ सुनी हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ। वो सोचता है वो नया क्राइस्ट है, वो एक महान गुरु है, हमें उसके सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, या आपको एक आश्रम खोल लेना चाहिए, वो अच्छा चलेगा, या ये भी आपको एक नया धर्म स्थापित कर देना चाहिए, और भी ऐसे ही अनेकों। उनके बचाव में मैं यही कहूँगा कि उन्होंने केवल मेरे साहस के विषय में सुना है, उन्होंने वास्तव में पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैं इस बात पर और भी अधिक जोर नहीं दे सकता कि इसे कई बार पढ़ना चाहिए। लोग किस लिए ईश्वर और ब्रह्मांड के सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होंगे, जबकि वे इस विषय में शांति से पढ़ सकते हैं, भीड़ भाड़ भरी सभाओं से दूर। याद रखिए, कहे गए शब्द मिट जाते हैं, लेकिन लिखे हुए बचे रहते हैं। वे इस पुस्तक में लिखी बातों के साथ नए धर्म या संप्रदाय को क्यों बनाना चाहते हैं? इस ग्रह पर पहले से ही प्रचलित सैकड़ों धर्मों ने कुछ विशेष अच्छा नहीं किया है। किया है क्या? धर्म युद्ध के दौरान मुसलमान रोम के कैथोलिक लोगों से लड़े। ईश्वर और धर्म के नाम पर स्पेन के कैथोलिक लोगों ने एज़टेक्स, जिनकी सभ्यता अपने समय से बहुत उन्नत थी, उन्हें बलात्कार और हिंसा का शिकार बनाया, क्योंकि वे कैथोलिक मत का अनुसरण नहीं करते थे। वास्तव में एज़टेक्स का अपना धर्म था जो खुद बहुत उन्नत नहीं था, क्योंकि वे लोग मनुष्य की बलि देते थे हजारों की संख्या में अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि अगर आप याद करें, बकरा तिनी के लोगों ने 10 लाख वर्ष पहले किया उत्तर अमेरिका में। इन धर्मों का ध्यान से अध्ययन पादरियों ने किया, जो लोगों को अपने अधीन रखना चाहते थे, जिससे उनके पास सत्ता और संपत्ति रहे। कोई भी धर्म राजनीति के ही समान है, इसके नेताओं का अभिमान और सत्ता की भूख के साथ। क्राइस्ट ने एक गधे की सवारी की, वो क्रॉस पर चढ़ गए, एक धर्म का जन्म हुआ। गधा रोल्स रॉयस में परिवर्तित हो गया। वेटिकन इस ग्रह पर सबसे धनी शक्तियों में से एक है। राजनीति में निष्ठाहीन राजनीतिक और अनेकों हैं, वैसे गर्व से फूल जाते हैं। वो अपनी प्रशंसा चाहता है सत्ता और संपत्ति के साथ, और उससे ही उसे संतोष मिलता है। और उन हजारों और लाखों लोगों का क्या जो उससे धोखा खाते हैं, क्या वे संतुष्ट होते हैं? ताओ ने मुझे बताया कि इस पुस्तक का उद्देश्य न केवल इस ग्रह के लोगों को प्रकाशित करना है, बल्कि उनकी आंखें खोलना भी है, जगाना उसके प्रति जो हो रहा है उनके आसपास। ताओ और उसके साथी इस बात से बहुत चिंतित थे, जिस तरह से हम लोग अपने आप को मुट्ठी भर सड़े हुए राजनीतिज्ञों द्वारा, जो चतुराई से हमें प्रजातांत्रिक और स्वतंत्र होने का विश्वास दिलाते हैं, शासित होने देते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार हम भेड़ों के एक झुंड से अधिक स्वतंत्र नहीं हैं। हम कभी कभी पथ से इधर उधर हो जाते होंगे ये सोचकर कि हम मुक्त हैं, लेकिन वो एक भ्रम मात्र है, क्योंकि हम अंत में कसाई के हत्थे लग जाते हैं बिना इसे समझे हुए। राजनीतिज्ञ लोग प्रजातंत्र शब्द को एक स्मोक स्क्रीन की तरह प्रयोग करते हैं। अधिकतर राजनीतिज्ञों के 3 ईश्वर हैं, सत्ता, यश और धन। वे परंतु लोगों से डरे हुए रहते हैं, जैसा आर्की ने दिखाया। लोगों का समूह जो अच्छी से जुड़ा हो वो पा सकता है जो वे चाहते हैं। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी भी अब बिखर चुकी है, और दुनिया जानती है कि केजीबी एक दुष्ट और शक्तिशाली संस्था थी। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे मित्रों ने बहुत बड़े खून खराबे को बचा दिया, उसे जाने दो कहकर। मैं लंबे समय से इस बात को जानता हूँ, और उन लोगों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में जानबूझकर देर करवाई होगी, जिससे मैं उपसंहार में ये सब लिख सकूँ। याद रखिए कि मनुष्य का सृजन अपनी इच्छा की स्वतंत्रता के साथ किया गया। सभी सर्वसत्तावादी सरकारें इसे नकारती रही हैं, और एक दिन वे गिर गईं। मैं आपको चीन की तरफ ध्यान देने की सलाह देता हूँ। अनेकों देशों के नेता जो तथाकथित प्रजातांत्रिक तरीकों से चुने गए, वैसा ही करते हैं जैसे उन्हें पसंद होता है, एक बार जब वे सत्ता में आ जाते हैं। इसका आदर्श उदाहरण फ्रांस की सरकार है, जो अभी तक प्रशांत महासागर में नाभिकीय परीक्षण किए जा रही है और रेडिएशन से अंतिम जल स्रोत महासागर को भी दूषित कर रही है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि म्यूरोरोरा के फ्रांस के वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं ज़ाइगेंटिसिज्म को लेकर, जिससे मछलियों की कुछ प्रजातियाँ, विशेषकर पैरोट फिश,
जो म्यूरुरोरा क्षेत्र के आसपास में आणविक रेडिएशन से प्रभावित हो रही है। ये मछलियाँ अपने प्राकृतिक आकार से 3 गुना बड़ी हो गई हैं। हम उम्मीद रखें कि ऐसा ही व्हाइट शार्क के साथ ना हो जाए जो हमारे जल में मिलती है। और फिर अगर आप ध्यान से म्यूरुरोरा क्षेत्र में पानी के अंदर किए गए विस्फोटों की तिथियों का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के बाद, अधिकतर 2 या 3 दिन के अंदर, एक बहुत बड़ा भूकंप ग्रह पर कहीं ना कहीं विस्फोट के बाद आया। बेशक फ्रांस के नेता ग्रह के स्तर पर एक अपराध करते रहे हैं कई दशकों से। मुझे दुख है, शर्म है कि मैं फ्रांस में पैदा हुआ।